करीबन 12 सालों से देश में चलाए जाने वाले सबसे बड़े झूठ का अब पर्दाफाश हो रहा है। मोदी सरकार के सबसे शानदार मास्टर स्ट्रोक का सच लोगों के सामने आ रहा है और इस बात से सरकार बौखलाई हुई है। पब्लिशिंग हाउस से लेकर संसद तक सरकार हर जगह प्रेशर टैक्टिक्स लगा रही थी कि किसी तरीके से मोदी का यह राज बाहर ना आ पाए, लेकिन थैंक्स टू इंडिपेंडेंट पब्लिकेशंस लाइक द कैरावान मैगजीन आज इस सच का पर्दाफाश हो चुका है। वैसे तो सरकार बीते कुछ महीनों में कई फ्रंट्स पर एक्सपोज होती आई है। इसी हफ्ते ट्रेड डील के नाम पर अमेरिका के सामने कैसे नरेंद्र मोदी सरकार ने घुटने टेक दिए हमने देखा, कैसे हिंदू धर्म का अपमान बनारस के घाटों में हो रहा है हमने देखा, कैसे जीडीपी पर फैलाया गया झूठ ना इन्वेस्टर्स यकीन कर रहे हैं ना उस पर आईएमएफ यकीन कर रही है, यह भी हमने देखा। लेकिन इस सब के बीच में जो एक नैरेटिव अभी भी जोरों शोरों से चल रहा था वो ये था कि मोदी एक मजबूत सरकार चला रहे हैं, कि भैया एक चौकीदार है जिसका 56 इंच का सीना है और देश के लोगों का पायजामा भले ही फटा हो लेकिन देश की सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं होने दिया जाएगा। देश के दुश्मनों से निपटने के लिए मोदी सरकार ने आर्मी को फ्री हैंड, खुली छूट देकर रखी है और मोदी जी के रहते हुए हमारे देश के सरजमीन पर कोई आंख उठाकर भी नहीं देख सकता है। कम से कम करोड़ों देशवासियों का तो यही मानना है। लेकिन सच कुछ और ही निकल रहा है, उल्टा निकल रहा है। फॉर्मर आर्मी चीफ जनरल नरवणे ने एक किताब लिखी जिसमें उन्होंने लद्दाख में हो रहे चाइनीज एडवांसमेंट्स का जिक्र किया और यह लिखा कि उस वक्त उन्हें सरकार की तरफ से क्लियर निर्देश ही नहीं मिले जब मामला बहुत सेंसिटिव था। अब जो उन्होंने ये दावा किया, इस दावे पर बहुत सारे सवाल उठने लगे। सबसे पहला सवाल तो इस किताब को लेकर ही हुआ। ये जो पेंगुइन पब्लिकेशंस की ये जो किताब है 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी, दरअसल अभी ऑफिशियली पब्लिश ही नहीं हुई है। 2024 से ही डिफेंस मिनिस्ट्री इस पर बैठी हुई है, रिव्यू कर रही है, किताब के पब्लिकेशन को रोक कर बैठी हुई है। लेकिन सच है, छुपता थोड़ी ना है इंडेफिनेटली। बिना पब्लिश हुए भी इस किताब में किए गए खुलासों के वजह से संसद में अब कोहराम मच चुका है। कैरावान मैगजीन ने दरअसल कुछ दिन पहले इस किताब की कुछ एक्सर्प्ट्स छाप दिए, जिसके बाद लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी यही एक्सर्प्ट्स को सरकार के सामने सदन में पढ़ना चाहते थे, सरकार को घेरे में लेना चाहते थे, थोड़े सवाल पूछना चाहते थे। लेकिन सरकार के 3 दिग्गज मंत्री अमित शाह, किरण रिजिजू और खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बीच में कूद पड़ते हैं और राहुल गांधी को अपनी बात नहीं कहने देते हैं। कुछ ही मिनटों में रूल्स का हवाला देकर स्पीकर ओम बिरला ने राहुल गांधी को इस विषय पर बोलने से ही मना कर दिया और बात वहीं से और बिगड़ने लगती है। 5 लाइन पढ़ना चाहता हूं जिसमें नाराबाने जी ने राजनाथ सिंह के बारे में और मोदी जी के बारे में पहले यह बताएं वो पुस्तक प्रकाशित हुई है कि नहीं हुई है। No. Within a few hundred meters of our positions on the Kailash range. मैगजीन तो कुछ भी लिख सकता है, ये लिखा हुआ नहीं पढ़ सकते आप। अध्यक्ष ने ना बोला है। आप एक काम करिए, आप मुझे बता दीजिए क्या कहना है मुझे। सरकार इस किताब को लेकर कितनी बेचैन है ये तो आपने खुद ही देख लिया। लेकिन सरकार इस ड्रामे को किस हद तक खींचने के लिए तैयार थी इसका अंदाजा ना हमें था ना आपको था। समझाता हूं कैसे। क्रोनोलॉजी देखिए। 2 फरवरी को राहुल गांधी को सदन में जनरल नरवणे के इस किताब के चंद पंक्तियों को पढ़ने से रोक दिया जाता है। अगले 2-3 दिनों तक संसद में इस बात पर ऑपोजिशन प्रोटेस्ट करती है कि आखिर एक लीडर ऑफ ऑपोजिशन को आप बोलने से ऐसे कैसे रोक सकते हो। कम से कम एक डेमोक्रेसी में तो ऐसा नहीं हो सकता है, मदर ऑफ डेमोक्रेसी में तो बिल्कुल नहीं हो सकता है। इन प्रोटेस्ट के बीच में सरकार ने वही किया जो हमेशा से ही ऐसे मामलों में सरकार करती आई है। उन्होंने 8 एमपीज को सस्पेंड कर दिया। ना रहेगी बांस, ना बजेगी बांसुरी। सस्पेंशन के बाद विरोध और तेज हो जाता है। इसी बीच 5 फरवरी की शाम प्रधानमंत्री मोदी का एक भाषण संसद में शेड्यूल्ड था। प्रधानमंत्री के भाषण से पहले कुछ ऑपोजिशन एमपीज पीएम की चेयर को घेर कर नारेबाजी करते हैं। इसी बीच स्पीकर ओम बिरला इस ड्रामे को एक नॉच ऊपर ले जाते हैं। अरे पूरा एकदम सोप ड्रामा यहां चल रहा होता है। संसद की गरिमा और प्रधानमंत्री की सेफ्टी को देखते हुए प्रधानमंत्री की स्पीच को पोस्टपोन कर दिया जाता है। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री को लोकसभा के अंदर आने से मना कर दिया जाता है क्योंकि उनके पास, सदन के पास इंफॉर्मेशन पहुंचती है कि कांग्रेस कुछ ऐसा वैसा कर सकती है। मेरे पास पुख्ता ऐसी जानकारी आई कि कांग्रेस पार्टी के कई सदस्य माननीय प्रधानमंत्री जी के आसन पर पहुंचकर कोई भी अप्रत्याशित घटना कर सके। इसको टालने के लिए मैंने माननीय प्रधानमंत्री से आग्रह किया
कि उन्होंने सदन में नहीं आना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री, भारत के इतिहास के सो कॉल्ड सबसे मजबूत नेता, नॉन बायोलॉजिकल डिवाइन लीडर, अपने ही देश के संसद भवन में, जिसको बाय द वे उन्होंने खुद ही बनवाया है, वहां सेफ फील नहीं करते हैं। और अगर सेफ नहीं फील करते हैं तो इसकी गलती भी उनके ठीक बगल में बैठे गृह मंत्री की होती है। अरे मतलब पुलिस से लेकर पैरामिलिट्री से लेकर आर्म्ड फोर्सेस, एनएसजी, सब कुछ तो आप ही के कंट्रोल में है। हाउस के अंदर आपके पास बहुमत है, इतने सारे, चलो 400 पार नहीं, लेकिन इतने सारे एमपीज हैं, हाउस के गार्ड्स हैं, इतने पैसे लगाकर आपने सिक्योरिटी बनाई है, पार्लियामेंट बनाई है, अब उसमें आप सेफ नहीं फील कर रहे हो। या सवालों से बचने के लिए यह सारा नाटक किया जा रहा है, या शायद यह बात मोदी को सता रही हो कि राहुल कहीं फिर से पप्पी झप्पी ना कर ले उनके साथ। वाह मोदी जी, वाह वाह। कांग्रेस की माने तो यह पूरा एक प्री प्लान्ड नाटक था जो सरकार ने प्लान किया था। दरअसल राहुल गांधी प्रधानमंत्री को उनके भाषण से पहले नरवणे की किताब की एक फिजिकल कॉपी देना चाहते थे, एक सिंबॉलिक प्रोटेस्ट करना चाहते थे कि भैया देखिए ये जो बातें हैं इसके बारे में तो बात करना होगा कि चाइना के सामने आपकी असलियत क्या है, लेकिन उससे सरकार की बेइज्जती होती। तो सरकार ने कहा कि सवाल का जवाब ही नहीं देते हैं, हम गायब हो जाते हैं। इसीलिए पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर किरण रिजिजू ने यह पूरा सेफ्टी वाला नाटक रच दिया, जिसके बाद प्रधानमंत्री मोदी की स्पीच को कुछ घंटों के लिए पोस्टपोन कर दिया गया। तो सरकार इस किताब से होने वाली एम्बैरेसमेंट से बचने के लिए किस हद तक जा सकती है, यह आपने देख लिया। अब तो आपको पता ही चल गया होगा कि इसमें कैसे कैसे राज दफन है, मोदी की जो इमेज है वो कैसे डैमेज होती है। तो आइए देखते हैं कौन से ये राज हैं जिसके बारे में मोदी डिस्कस नहीं करना चाहते हैं। जनरल मनोज नरवणे 2019 से 2022 के बीच तक भारतीय फौज के सेना अध्यक्ष रहे। अपने कार्यकाल में उन्होंने जो कुछ देखा, जो कुछ सुना, जो कुछ किया, जो कुछ सहा, उसके बारे में उन्होंने एक मेमोआ लिख दिया। पेंगुइन को इसका ड्राफ्ट देकर नरवणे पब्लिक स्पेस से दूर हो जाते हैं, सॉर्ट ऑफ रिटायर हो जाते हैं। उस वक्त से ही उनके किताब के कुछ एक्सेप्ट्स को लेकर मीडिया के कुछ सेक्शंस में सवाल उठाए गए थे। उठते सवालों को देखकर डिफेंस मिनिस्ट्री ने उसी समय आनंद फानंद में प्रकाशन पर रोक लगा दी और किताब को रिव्यू के लिए मंगवा दिया। आज 2 साल हो गए, अभी भी रिव्यू पूरा नहीं हुआ है। और यही वो फौज है जिसके दम पर मोदी सरकार वोट मांगती है, और इसी फौज के फॉर्मर चीफ का किस तरीके से मुंह बंद करने की कोशिश की गई है पिछले 2 सालों से, वो आप देख सकते हो। वाह क्या सीन है। सरकार सालों से ही सवाल उठाने वाले को चुप कराती आई है, कभी मॉर्निंग वॉक के समय, कभी ईडी रेड के जरिए। लेकिन कैरावान मैगजीन ने इस किताब का एक डिटेल्ड रिव्यू छापा जिसमें कुछ एक्सर्प्ट्स भी छापे गए। इन एक्सर्प्ट्स में से सबसे बड़ा खुलासा अगस्त 2020 से है। इस इंसिडेंट को राहुल गांधी सदन में भी पढ़ना चाहते थे, जिसका जिक्र इस किताब में किया गया है, जो उन्हें करने नहीं दिया गया। नरवणे अपनी किताब में कहते हैं कि 31 अगस्त 2020 की रात ईस्टर्न लद्दाख के कैलाश रेंज के पास चाइनीज टैंक्स असेंबल होने लगते हैं। ये गालवान में हुए डेडली क्लैशेस के कुछ ही महीनों के अंदर अंदर की बात है, तो आप समझ सकते हैं कि सिचुएशन कितनी सेंसिटिव थी उस समय। हर घंटे सिचुएशन वॉर की तरफ पहुंच रही थी और करीब हो रही थी कि भैया अब तो कहीं जंग ना छिड़ जाए। जनरल लिखते हैं कि हालात खराब होते देख उन्होंने दिल्ली में देश के सिविलियन लीडरशिप को ऑर्डर्स के लिए फोन घुमाया। अरे भैया बताइए मैं क्या करूं इस समय। डिफेंस मिनिस्टर, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, सबको एक सवाल पूछा गया, फायर करने की इजाजत है या मुझे होल्ड करना है? व्हाट आर माई ऑर्डर्स। हमारी आर्मी तो हमेशा तैयार रहती है, लेकिन उन्हें सिविलियन अप्रूवल की दरकार होती है। अब उनके किताब के एक्सर्प्ट्स की अगर आप माने तो पहले तो रक्षा मंत्री ने कोई ऑर्डर नहीं दिया, कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा अच्छा प्रधानमंत्री से हम कंसल्ट करते हैं, वापस कॉल बैक करने को कहा। लेकिन कुछ घंटे और बीत गए, चाइनीज टैंक्स और पास आ गए, आर्मी चीफ ने फिर से रक्षा मंत्री को फोन घुमाया। इस बार रिस्पांस मिला कि अच्छा ठीक है, जो आपको ठीक लगे, जो आप ठीक समझे। अब ये लाइन सुनकर तो आपको यह भी लग सकता है कि वाह मोदी जी वाह, सेना को फ्री हैंड दे दिया, जो करना है वो कर लो, जैसा लगता है सही करना है कर लो, हैं? यही तो हुई ना पावरफुल सरकार है 56 इंच। लेकिन यहां वैसा नहीं है जैसा आपको दिखाने की कोशिश हो रही है। कोविड लॉकडाउन, ग्लोबल सप्लाई चेन डिसरप्शन और चाइना के साथ पहले ही हालात इतने बिगड़े हुए थे, टेंशंस के बीच नरवणे पर एक ऐसा डिसीजन छोड़ दिया गया जो सीधा एक नई जंग शुरू कर सकता था। आमतौर पर एटलीस्ट डेमोक्रेसीज में जो होता है वो ये होता है कि देश की चुनी हुई सरकार का फैसला होता है कि एक वॉर लाइक सिचुएशन में क्या किया जाए, गोली चलाया जाए, नहीं चलाया जाए, हॉटलाइन पर फोन किया जाए या नहीं।
ये उनकी जिम्मेदारी होती है कि भैया मैं बताऊंगा कि आर्मी को क्या करना चाहिए, जो उचित है नहीं, आर्मी का कॉल नहीं होता है, सिविलियन लीडरशिप का कॉल होता है। पाकिस्तान की बात अलग है, हमारे देश की बात अलग है। अब यहां सरकार चाहती तो कॉम्प्रोमाइज का भी फैसला कर सकती थी या अटैक का भी फैसला कर सकती थी, लेकिन ऐसे क्रिटिकल टाइम पर सरकार ने अपना पल्ला झाड़ना ज्यादा सही रखा, समझा। यह नहीं कि मैं सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लूं, रिस्पॉन्सिबिलिटी आर्मी पर थोपी गई। इसे फ्री हैंड देना नहीं कहते हैं, इसे कहते हैं अपनी जिम्मेदारियों से पीछे हटना, सही समय पर सही डिसीजन ना ले पाना, कोल्ड फीट डेवलप कर लेना। नरावने कहते हैं कि उस पल पॉलिटिकल लीडरशिप ने वॉर जैसे डिसीजन का भी बोझ मिलिट्री कमांड पर शिफ्ट कर दिया। मैं नहीं कह रहा हूं, जनरल साहब अपनी किताब में यह बात लिख रहे हैं। जैसे अगर फ्यूचर में समझ लीजिए, अगर उस समय गोली चल जाती, कॉन्फ्लिक्ट एस्केलेट हो जाता, जिम्मेदारी किस पर होती? जिम्मेदारी यूनिफॉर्म पर आती, सरकार पर नहीं आती। यही बात राहुल गांधी सदन में कहना चाहते थे जब रक्षा मंत्री खुद ही अपनी नाक बीच में ले आते हैं। राजनाथ सिंह सदन पर खड़े होकर कहते हैं कि भैया ये जनरल साहब की जो मेमोआ है वो ऑथेंटिकेटेड नहीं है, इसमें लिखी गई बातें अगर सच होती तो इनमें अगर तथ्य होते तो डिफेंस मिनिस्ट्री इसको पारित कर देती, बुक को पब्लिश होने देती, इसीलिए तो रोका गया इस किताब को। कोई ऑथेंटिक सोर्स तो चाहिए, और जिस किताब का उल्लेख वह कर रहे हैं वह किताब आज तक प्रकाशित ही नहीं हुई है। ये उल्लेख कहां से कर रहे हैं मैं ये जानना चाहता हूं। अब सवाल ये उठता है कि जब आप खुद ही इस किताब में एक्सपोज हो रहे हो तो ऑब्वियसली आप इस बात को पारित नहीं होने दोगे, अप्रूव नहीं करोगे। अरे अपने ही केस में आप जज और ज्यूरी बैठे हो, ये प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस के ही खिलाफ जाता है। फिर कहा गया अच्छा ठीक है, अगर जनरल साहब सच बोल रहे हैं तो वो सरकार के खिलाफ कोर्ट में चले जाएं, हैं? मतलब जिस सरकार के बारे में व्हाट्सएप अंकल ये कहते थकते नहीं है कि सरकार फौज और फौजियों का सम्मान करती है, उन्हें डिफेंड करती है, उन्हें फ्री हैंड देती है और पता नहीं क्या क्या, आज वही सरकार बड़ी कन्वीनियंटली एक रिटायर्ड आर्मी चीफ को झूठा कह रही है, उसे एंटी आर्मी, एंटी नेशनल का इल्जाम लगा रही है। याद रखिए ये वही आर्मी है जिसकी शहादत के बाद नरेंद्र मोदी वोट मांगते हैं कि आपका पहला वोट पुलवामा में जो वीर शहीद हुए, उन वीर शहीदों के नाम आपका वोट समर्पित हो सकता है क्या? इस तरीके का आर्मी के नाम पर वोट मांगना, इस तरीके का आर्मी का अपमान करना, फॉर्मर आर्मी चीफ को झूठा बोलना, अगर कभी विपक्ष के किसी नेता ने ऐसा काम किया होता तो देश में इसको लेकर हंगामा मच चुका होता कि फलाना पार्टी फौज पर सवाल उठा रही है, फलाना लीडर फौज की इज्जत नहीं कर रही है, ऐसे लोग एंटी नेशनल, अर्बन नक्सल, टुकड़े टुकड़े चाइनीज एजेंट, CIA एजेंट होते हैं और पता नहीं क्या क्या। लेकिन आप सोचिए सरकार ये सब कर रही है और हम चुपचाप हमारे फौज का इस तरीके से, हमारे फौजियों का इंसल्ट सह रहे हैं। बहरहाल कैलाश रेंज का इशू एकलौता ऐसा सवाल नहीं है जो इस किताब में सरकार पर उठाया गया है। अपने मेमोआ में नरवणे बताते हैं कि गालवान क्लैशेस के बाद भी भारत सरकार आर्मी यूनिट्स को फायर करने की इजाजत नहीं दे रहा था, इवन जब वो खतरे में अपने आप को पा रहे थे। गालवान में इतने सोल्जर्स की शहादत के बाद भी सरकार रिलक्टेंट थी। जैसे तैसे आर्मी के साइड से काफी प्रेशर आने के बाद सिर्फ कुछ यूनिट्स को फायर करने की परमिशन दी गई जिन पर चाइनीज फोर्सेस हमला कर रहे हो, और वो भी फायर तब वो अपने सेल्फ डिफेंस के लिए कर सकते हैं। भाई ये कौन सा लाल आंख हुआ यार? अच्छा ये क्लेम उतना भी चौंका देने वाला नहीं होता अगर सरकार का पब्लिक नैरेटिव इसके ठीक विपरीत ना होता, जहां बार बार यही कहा गया कि मोदी सरकार किसी के सामने नहीं डरती है, सबको लाल आंख दिखाती है, आर्म फोर्सेस को बॉर्डर पर खुली छूट देकर रखी है। सच बात तो यही है कि सरकार चाइना से इतना डरती है कि हमारे सोल्जर्स के हाथ में बंदूक पकड़ाने के बाद भी फायर करने की परमिशन नहीं देती है। और यही है 56 इंच की असली सच्चाई जो फॉर्मर आर्मी चीफ ने अपने किताब में एक्सपोज कर दी। इसके अलावा नरवणे बताते हैं कि चाइना के साथ डिसएंगेजमेंट टॉक के बीच में भी सरकार और आर्मी के बीच फ्रिक्शन होता था। अब आर्मी चाहती थी कि चाइना के साथ हो रहे इन मीटिंग्स, और बहुत सारे मीटिंग्स हुए थे, इन मीटिंग्स के ऑफिशियल मिनट्स रिकॉर्ड किए जाए ताकि चाइनीज साइड बाद में अपने कमिटमेंट्स, अपने वायदों से पीछे ना हट पाए। और यह नॉर्मल प्रोसेस होता है कि ये जो मीटिंग है इनके मिनट्स हों। लेकिन नरवणे की माने तो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने चाइना पर ऐसा करने का प्रेशर बनाने से मना कर दिया, क्योंकि अगर मिनट्स होते तो डिप्लोमेटिक लीवरेज मिल सकता था। लेकिन
जयशंकर जी ने करवाया होगा तो कुछ सोचकर ही करवाया होगा। वैसे विदेश में जाकर सेमिनार में लेजर बाइट्स जरूर देते हैं, लेकिन चाइना के सामने फुस। इसके अलावा निगोशिएशन के टाइम पर नरवणे बताते हैं कि भारत सरकार ने चाइना को काफी एडवांटेज दे दिया निगोशिएशन के समय, ठीक जैसे अब भारत के साथ हो रहे ये ट्रेड डील अमेरिका के साथ। अब समझ में आ रहा है कि नरेंद्र कैसे सरेंडर कर रहा है। उसी तरीके से नरवणे अपने किताब में बताते हैं कि चाइना आज एक एडवांटेजेस पोजीशन पर पहुंच गया है क्योंकि उसने निगोशिएशन में इतना हमसे खींच लिया है। उसके लिए निगोशिएशंस का अब एक नया बेंचमार्क बन गया है। इसका लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक इंपैक्ट होगा। चाइना ने खून चख लिया है, अब वो और भी ज्यादा मांग करेगा, आशा करेगा भारत से। एक बुली के सामने जब आप एक बार झुक जाओगे, वो बार बार आपको झुकाएगा। एक और अहम खुलासा जो नरवणे करते हैं अपने किताब में, वो है अग्निवीर के मामले में। हालांकि इसके बारे में उस समय भी इनिशियल में रिपोर्टिंग हुई थी, लेकिन नरवणे की मेमोआ में हमें एक क्लियर पिक्चर मिल जाता है। जनरल साहब कहते हैं कि हां, बात सच है, आर्मी एक टूर ऑफ ड्यूटी जैसा प्रोग्राम चाहती थी जिसमें 25% फौज अग्निवीर स्टाइल शॉर्ट टर्म सोल्जर्स की एक तैयारी करे, भर्ती करे 25% की। लेकिन पीएमओ ने स्क्रिप्ट पलट दिया, 75% फौज को टेम्पररी बना दिया। अग्निवीर योजना को पीएमओ ने आर्मी पर थोपा था। इस बात से आर्मी चीफ सहमत नहीं थे। यह क्यों किया गया, किसका आइडिया था, कौन से एक्सपर्ट्स ने यह फैसला लिया था, इसमें शामिल हुए थे, इसके नोट्स कहां हैं, कुछ पता नहीं। ठीक जैसे नोटबंदी हुआ था, वैसे ही अग्निवीर एक मास्टर स्ट्रोक था जो हमारी आर्मी को डीमोनेटाइज कर रहा था। खैर, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मोदी जी भी ट्रंप की तरह ही हैं, एक बुली। कम से कम अपने देश में ऑपोजिशन, अपने देश में मीडिया, अपने देश में बिजनेसमैन और क्रिटिक्स को वो बुली करते आए हैं। जो उनके सामने झुकता नहीं है, उसे झुकाने के लिए ईडी का इस्तेमाल होता है, या उन्हें डिस्क्रेडिट किया जाता है, कैंपेन चलाया जाता है, झूठ बोला जाता है। लेकिन जो अपने से बड़ा बुली निकलता है, खासकर कि देश के बाहर, उसके सामने मोदी जी की भी सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। वो भी पौपा से माई बाप मोड पर आ जाते हैं। चाइना के सामने मोदी जी अपनी आर्मी की भी नहीं सुनते हैं। याद है ना, गालवान में तो कोई घुसा ही नहीं था। न वहां कोई हमारी सीमा में घुस आया है, न ही कोई घुसा हुआ है, न ही हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है। डोनाल्ड ट्रंप के सामने भी यही हाल है। इस हफ्ते साफ साफ पता चल गया, 4 दिन लग गए, अमेरिका ने डील अनाउंस भी कर दिया। सरकार को अपनी गलती, अपनी डिफीट मानने में 4 दिन लग गए कि हां, ये डील तो हमने ऐसा साइन किया है, अमेरिका से $500 बिलियन का सामान खरीदेंगे, एग्रीकल्चर को खोलेंगे और टैरिफ 0% लगाएंगे। लेकिन मोदी जी की पार्टी ऑफिस में स्वागत ऐसे हो रही है जैसे वो धुरंधर है, सरेंडर नहीं है। अबे गजब की फकीरी चल रही है। सरकार के भी हाथ तो बंधे हुए हैं। जयशंकर जी ने तो एक बार यह बात कबूल भी कर ली थी कि अरे, चाइना के साथ हम कैसे भिड़ सकते हैं, इतनी बड़ी इकोनॉमी, इतना सारा सामान इंपोर्ट कराते हैं। और अब तो छप्पनेश्वर की सच्चाई सामने आ रही है लोगों के। तो सेंसरशिप, ड्रामा, रकस जैसे टूल किट का इस्तेमाल किया जा रहा है। अरे ठीक है, किसी भी तरीके से मत होने दो बुक को पब्लिश, चाहे उसके लिए अपने ही फॉर्मर आर्मी चीफ को डिस्क्रेडिट करना पड़े। संसद में सवाल नहीं हम आंसर करेंगे, चाहे इसके लिए डेमोक्रेसी का गला घोटना पड़े। बस अपना प्रोटेक्शन होना जरूरी है। लेकिन ये आर्मी चीफ्स को अपनी बात कहने से रोकने की जो परंपरा है, वो मोदी जी ने नहीं शुरू किया था। ये तो कांग्रेस के एरा से आता है। मोदी जी ने तो परंपरा को बस आगे बढ़ाया है। सच्चाई तो यही है कि रिटायर्ड सीनियर आर्मी ऑफिसर्स के खुलासों को सेंसर करने की एक प्रथा चलती आई है हमारे देश में। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल आपको मिलेगा मेजर जनरल वी.के. सिंह के केस में। सोचिए, लगभग 19 साल हो चुके हैं जब यूपीए सरकार ने मेजर जनरल वी.के. सिंह के खिलाफ केस फाइल किया। होता यह है कि 2002 में मेजर जनरल रिटायर करते हैं। 2007 में उनकी किताब आती है, इंडियाज एक्सटर्नल इंटेलिजेंस सीक्रेट्स ऑफ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, जो मानस पब्लिकेशन पब्लिश करती है। किताब इंटेलिजेंस इकोसिस्टम, स्पेशली रॉ के फंक्शनिंग पर आधारित है। जहां सिंह डेप्यूटेशन का काम कर चुके थे, तो उन्हें इनसाइड इंफॉर्मेशन थी। किताब पब्लिश होते ही सीबीआई ने उनके खिलाफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत केस फाइल कर दिया। यह सिर्फ लीगल नोटिस तक लिमिटेड नहीं था। उनके गुरुग्राम वाले घर पर रेड होती है, कंप्यूटर सीज किया जाता है, पर्सनल डायरीज ली जाती है। एक रिटायर्ड ऑफिसर जो अपनी प्रोफेशनल लाइफ रिफ्लेक्ट कर रहा था, सडनली एक नेशनल सिक्योरिटी एक इशू बन जाता है। आज 81 साल की उम्र में मेजर जनरल सिंह बेल पर हैं।
ठीक है, अगर गलती की थी तो ट्रायल शुरू करो। ना ना ना, ओएसए ट्रायल अभी भी फॉर्मली शुरू तक नहीं हुआ है। 20 साल होने को आ रहे हैं, 2 दशक बीत रहे हैं। उनका कहना है कि रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स पर कोई रिटन गैग ऑर्डर नहीं होता है। आज इस कंट्रोवर्सी के बीच सरकार कहती है कि नहीं भैया, जो जानकारियां नेशनल सिक्योरिटी और डिफेंस को कॉम्प्रोमाइज कर सकती है उसे पब्लिश करने से सरकार रोक सकती है, जैसा कि यूएस और बाकी कई देशों में भी होता है। कई क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स एक तय समय के बाद ही डिक्लासिफाई की जा सकती है, 30, 60, 90 सालों के बाद। उसके बाद ही उन्हें रिलीज करने का प्रयास भी हो सकता है। लेकिन भारत में यह भी फैक्ट है कि कोई डिस्क्लोजर लॉ नहीं है। आज सरकार 1962 की जंग की बात करती है। मिनिस्टर किरण रिजिजू कहते हैं कि उस वॉर की कमियों पर एक इन्वेस्टिगेशन हुई थी। हेंडरसन ब्रुक्स भगत रिपोर्ट की बात हम कई बार कर चुके हैं। नेहरू और कांग्रेस सरकार की पोल भी यह रिपोर्ट खोलती है, लेकिन फिर भी एनडीए सरकार ने भी कभी इसे रिलीज नहीं किया है, क्योंकि इससे नेशनल सिक्योरिटी का एक मैटर जुड़ा हुआ है। खैर, यह तो सरकार का पक्ष है, और सरकार छुपाने पर आ जाए तो उसे वोट डालती हुई महिलाओं का सीसीटीवी फुटेज भी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन लगता है। को साझा करनी चाहिए क्या? ये तो फिर भी एक आर्मी चीफ का अपने ही सरकार को एक्सपोज करता हुआ मेमोआ है। अब आप ही सोचिए कि ऐसी बातें क्या सरकार साझा करने की अनुमति दे सकती है? इस केस में भी आगे वही होगा जो अभी तक होता आया है। ऑपोजिशन मुद्दा उठाएगी, सवाल पूछेगी, मीडिया सवाल नहीं पूछेगी, मीडिया ऑपोजिशन को डिस्क्रेडिट करेगा, मीडिया नेहरू से सवाल पूछेगा, सोशल मीडिया पर सरकार जो ट्रोल हैं जनरल साहब के खिलाफ वो एक केस बनाएंगे, उन्हें ट्रोल करेंगे, कहेंगे जनरल गो टू पाकिस्तान है, क्योंकि देशभक्त तो वही है, देश की रक्षा तो वही कर रहे हैं अपने कंप्यूटर कीबोर्ड से। और एक हफ्ते के अंदर अंदर आप ये भी देखोगे मामला शांत हो जाएगा। लेकिन यह जानते हुए भी इस खुलासे पर बात करना जरूरी है, कम से कम देशभक्तों को, क्योंकि यह दिखाता है कि सरकार अपने ही कोर एजेंडा में, नो कॉम्प्रोमाइज विद नेशनल सिक्योरिटी, उस कोर एजेंडा में भी फ्लॉप कर जाती है जब चाइना प्रेशर डालती है। आज हम चुपचाप चाइना के साथ दोस्ती करना चाहते हैं, हाथ मिलाना चाहते हैं, जबकि याद रखिए अब भी हर दूसरे दिन वो हमें जलील करता आया है। अभी कुछ ही दिन पहले साफ साफ ऑफिशियल ने बोल दिया शक्सम वैली हमारा है, जो करना है तुम उखाड़ लो भारत। लेकिन पिछले 12 सालों से जनता को यही झूठ परोसा गया है कि हम तो चाइना को लाल आंख दिखाएंगे, पाकिस्तान ही नहीं हम चाइना से भी इफेक्टिवली डील कर रहे हैं, नेशनल सिक्योरिटी के साथ जीरो कॉम्प्रोमाइज, हम तो विश्व गुरु हैं, हम तो घर में घुसकर मारेंगे। आज एक हफ्ते के अंदर अंदर नेशनलिज्म का ये जो झूठा एक प्रोपेगेंडा चल रहा था वो फूट चुका है। अमेरिका के साथ एक शर्मनाक ट्रेड डील आपने साइन किया है और चाइना के एग्रेशन के सामने आपने अपने घुटने टेक दिए हैं। एक के बाद आपके एक पोल खुल रही है, लेकिन पोल खुलने के बाद अनफॉर्चुनेटली सरकार वही फॉर्मूला अपनाएगी। आपको भटकाने की और भी कोशिश होगी, आपको बांटने की और भी कोशिश होगी। आने वाले महीनों में गारंटी से कह सकता हूं, हिंदू मुसलमान फसाद, दंगे भड़काने की कोशिश, ये सारा और भी तेजी पकड़ेगा। और उसी के साथ साथ आप दिन रात एक ही चीज देखोगे, झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो।